चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन आपको बता रहे थे, केंद्र राज्य संबंध। और बताया था कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध है, ये अपने आप में कहा तो गया है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सीधे बताया था कि रिलेशन कैसा है, बाप बेटे वाला है कि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। और एक तरीके से ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर्टिकल 1 में जैसे आपको समझाया था कि राज्य कमजोर है और केंद्र की शक्तियां ज्यादा है, तो उसी तरीके से है इसमें कंट्रोल ऑफ सेंट्रल ओवर स्टेट, यानी केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण दिखाया गया है, बताया गया है। तो रिलेशन नहीं, क्या है ये, कंट्रोल है। तो इसमें बताया था कि संबंध तीन तरीके के होते हैं। एक कौन से, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो विधायी संबंध कहाँ से कहाँ तक है, 45 से 55 तक। प्रशासनिक संबंध, विधायी का मतलब कानून बनाने को लेके है। प्रशासनिक संबंध की शासन प्रशासन कैसे कंट्रोल करना है। और तीसरा आपको बताया था कि फाइनेंशियल रिलेशन। इससे पहले बताया था कि इसमें कई सारे विवाद के मुद्दे हैं केंद्र और राज्य के बीच, जिसमें बताया था कि सबसे बड़ी क्रूशियल जो रूल आता है गवर्नर का आता है, राज्यपाल की भूमिका आती है, सिविल सर्विसेज की भूमिका है, सेंट्रल फोर्सेज की भूमिका इसमें होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब। तो कई सारे मुद्दे होते हैं, फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको लेकर कई बार बहुत सारी विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। तो उसी के लिए कई सारे अलग अलग समय पर आयोग बने थे। और सबसे प्रभावशाली जो रिपोर्ट आई थी, किसकी आई थी, सरकारिया कमीशन की, रणजीत सिंह सरकारिया थे। और कब बना था आयोग, 1983 में बना था। 87 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 88 में रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। और बताया था कि ज़्यादातर चीज़ें ठीक ठाक उसमें कही गई थी। ठीक। फिर लास्ट में कुंची आयोग आया था, मदन मोहन कुंची का। चलिए, अब एक एक करके देख रहे थे, जिसमें आपको सबसे पहले विधायी संबंध बता रहे थे, लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो विधायी संबंध में आपको बताया था कि संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का जो विस्तार कहाँ तक है। तो बताया था कि केंद्र वाला विधियों का विस्तार कहाँ तक है, पूरा देश। राज्य के जो कानून बनाएंगे, जैसे राज्य विधायी का कानून बनाएंगे तो कहाँ लागू होगा, राज्य की सीमा में। और जहाँ राज्य की सीमा नहीं है वहाँ पर केंद्र का लागू होगा, यूनियन टेरिटरीज में। और बताया था कि इनकेस अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस आधार पर केंद्र वाला इनवैलिड नहीं होगा कि राज्य ने वहाँ पर पहले से कानून बना रखा है। अगर केंद्र ने कानून बनाया तो वही लागू होगा और कोई भी नहीं। ठीक है, लिखा हुआ है संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान नहीं की जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। ठीक। फिर बताया था कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, विषय वस्तु। तो विषय वस्तु बताया था कि शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग होता है। शेड्यूल 7 में जो आपको समझाया था कि संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों। तो ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, 246 में कही गई है। 246 में एक में कहा गया है कि यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, संसद। राज्य सूची पर कानून कौन बताए, अरे समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। और 246(3) में क्या कहा गया है कि जो दूसरी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाएंगे, राज्य के विधायक है। ठीक। चले, इसके अलावा आर्टिकल अगला है 247, 247 क्या है कि 247 कहता है कि एक्स्ट्रा जो एडिशनल कोर्ट्स है, अतिरिक्त न्यायालय। तो अगर संसद को लगता है कि कोई एक्स्ट्रा न्यायालय बनाना चाहिए, अतिरिक्त न्यायालय, अक्सर आप सुनते हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होता है, या कोई नई अदालत बनानी है, तो वो केवल और केवल कौन कर सकती है, उसके लिए कानून बना सकती है, संसद बना सकती है, ताकि अधिक अच्छा प्रशासन स्थापित किया जा सके। तो लिखा हुआ है कि अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। अतिरिक्त न्यायालय होता है ना कि बच्चों के लिए अलग से कोर्ट बना देंगे, लड़कियों के लिए अलग कोर्ट बना देंगे, या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, तो उसके लिए कानून कौन बताएगा, संसद बताएगी कि आप इसके लिए अलग से कोर्ट बनाइए, अलग से उसकी व्यवस्था बनाइए। राज्य अपने मन से कोर्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, इसकी व्यवस्था कौन करेगी, संसद करेगी। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 248, 248, 248 लिखिए। 248 आपको लिखने के लिए दिए होंगे हम, जो आर्टिकल्स आपने लिखे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे 248 आपको मिल जाएगा। 248 देखिए क्या लिखा हुआ, 248, 248। रेसिड्यूसरी पावर्स कहते हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, विधायी, यह होगा ई नहीं होगा, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। तो जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां, रेसिड्यूसरी पावर्स का मतलब क्या हुआ
कि आपको पहले भी एक बार समझा चुके हैं जब 1935 का एक्ट बता रहे थे। तो बताया कि जिससे 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, तो उसमें एक लिस्ट है कौन सा, यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो क्लियर है कि कौन किस पर कानून बनाया गया लिखा हुआ। लेकिन अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं, भाई जब बना था तो उस समय इंटरनेट था नहीं, फेसबुक था नहीं, ट्विटर था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, ये चीज़ें तो थी नहीं, मोबाइल था नहीं। तो ये चीज़ें क्या है, नई हैं, जिनका मेंशन कहीं भी नहीं किया गया। तो कोई भी नया सब्जेक्ट आता है कि जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है 7 शेड्यूल के, उस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, रेसिड्यूसरी सब्जेक्ट होते हैं, अवशिष्ट विषय हो गए, यानी वो क्या है, अवशिष्ट है, उनका कहीं भी मेंशन नहीं। तो जो रेसिड्यूसरी पावर्स होती है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ सीधे सीधे दे दी गई है सेंटर को, केंद्र को, यानी संसद को। यानी कि अगर जो कहीं लिस्ट में नहीं है या कोई नई चीज आ रही है तो उस पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, स्टेट नहीं करेंगे इस पर। जैसे जब 1935 का एक्ट आया था, बताया था भारत शासन अधिनियम, जो बड़े रिसर्च के बाद लाए, साइमन कमीशन पूरा झगड़ा हुआ, तो उसमें भी जो रेसिड्यूसरी पावर्स का उल्लेख किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और कहा था कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को दी जाएंगी, सेंट्रल को। तो उस समय विरोध किया गया था, बताया था कि राज्यों को शक्तियां मिली थी, केंद्र को शक्तियां नहीं, अरे राज्यों को शक्तियां थी कम, केंद्र को थी, और भारतीय लोगों को केंद्र में पावर नहीं दी गई थी। तो इसका विरोध हुआ। तो विरोध के कई सारे कारणों में एक कारण ये भी था कि हमारे नेताओं की डिमांड थी कि 1935 के एक्ट में जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं वो राज्यों को दे दी जाए। यानी हम लोग किस पर डिमांड कर रहे थे कि रेसिड्यूसरी पावर्स किसको मिल जाए, स्टेट को, कि जो कहीं भी मेंशन नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य। क्योंकि भारतीयों को राज्य में शक्तियां थी अच्छी तो चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं मानी। उन्होंने अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास रखी, रेसिड्यूसरी पावर सेंटर के पास रखी। लेकिन जब हमारा संविधान बना, हमारे लोगों ने बनाया, तो जिस चीज का विरोध कर रहे थे वही काम उन्होंने किया। और इन्होंने भी अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसको दी, संसद को ही दी, केंद्र को ही दी, जो अंग्रेजों ने पहले से दे रखा था। आप कह रहे थे कि ये किसको देना चाहिए, राज्य को। तो जब आपने संविधान बनाया था तो आपको तो राज्य को दे ही देना चाहिए, लेकिन नहीं दी। समझ रहे हैं। तो इसीलिए बताया ना कि 35 का एक्ट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, हमारे संविधान के लिए सबसे ज्यादा चीजें 35 के ही एक्ट से ली गई। तो बिल्कुल साफ साफ सारी चीजें क्लियर मेंशन है, बिल्कुल समझ गए। जबकि केंद्र में 35 के एक्ट में भी इसको केंद्र में दिया गया, उस समय हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जब हमारा संविधान हमने बनाया तो फिर हमने भी उसको किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया। समझ गए। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है, 7वीं अनुसूची के संघ सूची का 97वां विषय कोई अन्य विषय जो सूची 2 और सूची 3 में प्रकटित नहीं है, या इसके अंदर कोई ऐसा कर है जो इन दोनों सूचियों में नहीं हो, तो उसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। जबकि 35 के एक्ट में अवशिष्ट विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित की गई थी, यानी केंद्र को दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, संसद को किसी ऐसे शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी एक में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति। समझ गए। तो कोई नया टैक्स आया तो उस पर भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, राज्यों के पास इस मामले में कोई पावर नहीं। ठीक, तो 248 में लिख लीजिए, 248, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, रेसिड्यूसरी पावर्स। क्या लिखे, हिंदी में दिया हुआ है 248 से, गवर्नर जनरल यानी केंद्र। अभी जैसे सब सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो उस जमाने में किसमें निहित होती थी, गवर्नर जनरल। लिख लीजिए, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ,
Parliament has exclusive power to make any law, exclusive power to make any law with respect to any matter, with respect to any matter, not enumerated, enumerated, enumerated in the concurrent list, or स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो यानी जो कहीं नहीं है उसी को क्या बोलेंगे, अवशिष्ट शक्ति, जो सातवीं सूची की किसी भी लिस्ट में नहीं, और उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। राज्यों को उस मामले में कोई शक्ति नहीं। समझ गए। चलिए, इसके बाद अगला अनुच्छेद है 249। 249 आपको एक बार पढ़ा चुके हैं, आपको याद आ जाएगा। 249 लिखिए। जब आपको राज्यसभा पढ़ाए थे तो वहां पर आपको बताए थे राज्यसभा के, देखिए विशेषाधिकार, विशेष पावर्स, देखिए प्रिविलेज आपको लिखवाए होंगे। राज्यसभा जहां लिखवाए थे तो 3 जगह बताए थे कि जहां पर राज्यसभा लोकसभा पर भारी पड़ती है। देखिए कौन कौन सी शक्तियां हैं। वेयर राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा, जहां राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा और पहले होगा, राज्यसभा लोकसभा से पहले होगा। कौन कौन सी जगह पर? हम्म, तो उसमें देखिए 249 लिखवाए होंगे आपको। क्या लिखवाए? राज्यसभा में भी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है, लेकिन वो कानून केवल 1 वर्ष का। समझ में आ गया? याद आया? बताया था कि जैसे राज्य का कोई व्यवस्था कानून है, राज्य सूची में लिखा हुआ है, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित का कोई मामला है, लगता है कि उस पर कानून किसको बनाना चाहिए, संसद को, तो संसद अपने मन से नहीं लेगी। इसके लिए राज्यसभा पहले कैसे पास करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, और संसद को इस बात के लिए ऑथोराइज करेगी कि आप राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाइए। अब ऐसा नहीं कि एक बार कानून बना दिया तो हमेशा के लिए रहेगा, वो केवल कितने साल के लिए वैलिड होगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा, उसके अलावा नहीं। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर उसको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। आपको बताया था कि अगर राज्यसभा कह रही है कि भाई स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाए, संसद, यानी कोई जरूरी काम होगा तभी तो, क्योंकि राज्यसभा मेजोरिटी किसकी होती है, राज्यों की। लोकसभा को अगर ये पावर दे दी जाती तो लोकसभा सब राज्यों का हाथ पर काट के अपने पास रख लेगा, वो क्यों देगा किसी को। लेकिन राज्यसभा अगर कह रही है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, यानी राज्य की पावर कम कर रही है, केंद्र की बढ़ा रही है। राज्यसभा खुद कह रही है, जो कहां से चुनी गई है, राज्यों से, मतलब वो मुद्दा क्या होगा, जेन्युइन होगा तभी तो कहेंगे। तो पता ना, सारी चीजें बहुत सोच समझ के बनाएगी। अगर लोकसभा देता सब ले लेते, राज्यसभा दे रही है मतलब क्या है, जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि एक बार हो गया तो हमेशा के लिए, वो केवल कितने साल के लिए वैलिड होगा, 1 साल। वही लिख लीजिए, लिखा हुआ है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से किसी विषय को 2/3 बहुमत से पारित करती है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह प्रस्ताव केवल 1 वर्ष के लिए मान्य रहता है। अगर राज्यसभा चाहे तो दोबारा 1 साल के लिए कानून बना सकती है। अगर यह आगे नहीं बढ़ाया जा सकता तो 6 माह बाद वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। समझ गए? एक बार वहां पर समझाया था, ये फिर से आ गया दोबारा। क्लियर हो गया?
लिख सकते हैं, या जो पहले लिखवाए थे उसको भी लिख सकते हैं, उसकी भाषा थोड़ी आसान होगी। तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखवाए हैं तो वो आसान है, ये भाषा थोड़ी सी किताबी भाषा है तो थोड़ी सी टेढ़ी है। वहां पर भी लिखवाए थे, बस लैंग्वेज अलग है, चीज वही है। पता है ना कि अगर आपने बेसिक चीजें संविधान में पढ़ ली तो बाकी कुछ है नहीं, सब वही एक ही चीज घूम फिर के बार बार आएगी। इसके बाद जो आएगा वो भी वही है। समझ गए? 249 पढ़ा चुके थे। यानी राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है, और यह कानून केवल कितने साल के लिए मान्य हो? 1 वर्ष के लिए हो। सिंपल। वही चीज है कि अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से किसी विषय को 2/3 बहुमत से पारित करती है तब संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। यह प्रस्ताव केवल 1 वर्ष के लिए मान्य रहता है। अगर राज्यसभा चाहे तो दोबारा 1 साल के लिए कानून बना सकती है। अगर नहीं बढ़ाया जा सकता तो 6 माह के अंदर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ गए? हो गया। चलिए अगला आर्टिकल आएगा 250, 250। आर्टिकल 250 लिखिए, 250। तो 250 आपको समझा चुके हैं, बस आर्टिकल नहीं लिखवाया, समझा चुके हैं, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान सी चीज है। 250। तो 250 क्या है? वो बात प्राथमिक घोषणा के दौरान राज्य सूची किसी भी प्रकार की कल है, समझ रहे हैं मामला क्या है? आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाया था, राष्ट्रीय आपातकाल। बताया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र का नियंत्रण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विधानसभा कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और राज्य सूची का पूरा नियंत्रण किसके पास आता है? केंद्र के पास। यानी जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी बताए थे, वित्तीय आपात के दौरान केवल राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान पूर्ण नियंत्रण होता है। चाहे बताए ना कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान पर लड़ाई, पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, पंजाब सीमा में लड़ाई चल रही है, पंजाब सरकार बोले हम पुलिस नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, कुछ नहीं, राज्य सूची के सारे विषय किसके पास आ जाएंगे? संसद के पास। समझाए थे वहां पर। तो वही जो बात आपको समझाया था वो किस आर्टिकल में कहा गया है? 250 में। लिख लीजिए। यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य या आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। वो आसान लगेगा थोड़ा सा। यानी राष्ट्रीय आपात के समय स्टेट लिस्ट के सभी कानूनों पर क्या कानून कौन बना सकता है? संसद, यानी केंद्र। राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होती है? संसद की होती है, पार्लियामेंट की होती है। ठीक है। क्लियर है? वीडियो लिखते हैं, विधियों, वीडियो लिखते हैं। हालांकि ये लिखे हम ही हैं, टाइप किए। ये सब लॉकडाउन के दौरान बनाई गई पीपीटी है सब। हो गया। चलिए 251 आ जाइए।
क्या पढ़े, फिर से पढ़िए। संसद द्वारा आर्टिकल 49 और आर्टिकल 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। असंगति का मतलब अनकंसिस्टेंसी, यानी कि 249 और 250 में क्या कहा गया कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, कहा गया। अब राज्य ने पहले से उस पर कानून बना रखा है, समझ गए। तो पहले से कानून बना रखा है तो क्या वो कानून मान्य होगा राज्य वाला, नहीं मान्य होगा। मान्य होगा किसका, केंद्र वाला ही मान्य। पता ना, हर मामले में यही मिलेगा कि केंद्र राज्य के मामले में इंटरफेयर कर सकती है, राज्य कहीं भी नहीं करेगी। ठीक, तो लिख लीजिए। समझ गए। तो विधियों में असंगति की स्थिति में लिख लीजिए, यहां तक लिखा ना, विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। ठीक है। इनकंसिस्टेंसी, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल्स 249 एंड 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, इन केस लिख लीजिए, इन केस, इन दैट केस the law made by parliament became valid या became effective, ये जा रहा है। तो किसके द्वारा विधाई गई विधि मान्य होगी, संसद द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी, मान्य होगी या प्रभावी होगी। समझ गए। तो अगर असंगति हुई तो कौन सा इफेक्टिव होगा, क्या लिखे, विल बी इफेक्टिव। ठीक है। तो कौन सी प्रभावी होगी, संसद वाली, राज्य वाली नहीं होगी। क्लियर। चलिए अगला आ जाइए, 252 252। 252 252 आप लिखते लिखते भी समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है ये। लिखिए। तो क्या समझ में आया, इस 252 को पढ़ के आपको क्या समझ में आया। कुछ समझ में आया। राज्यों की सहमति से संसद जो है कि बनाएगी और ऐसी विधि का किसी अन्य द्वारा, ऐसी विधि का कोई अन्य भी राज्य अंगीकार करेगा। देखिए अगर मान लीजिए कि कुछ राज्य मिलके, मान लीजिए यूपी बिहार बंगाल 3 राज्य हैं, इन्होंने मिलके एक सहमति बनाई कि भाई हमारे लिए जो कानून व्यवस्था है इस पर कानून संसद बनाए। ठीक। तो ये तीनों रिक्वेस्ट भेजेंगे दो या सीधे किसके पास, पार्लियामेंट के पास, कि हमारे इस सब्जेक्ट पर कानून बनाइए। ठीक। तो संसद किसके कहने पर,
कि राज्य सूची का विषय है, लेकिन राज्यों ने खुद रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो संसद उस कानून को बनाएगी। और अगर कोई पांचवा राज्य उसको लगता है कि नहीं कानून अच्छा है, हमें भी मान लेना चाहिए, तो पांचवा भी उसको स्वीकार कर सकते हैं। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट किसके पास है? राज्य के पास। लेकिन अगर राज्य संसद से कहते हैं, कितने राज्य, एक, दो या अधिक, 2, 3, 4, 5 जितने भी कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट पर जीएसटी मुद्दा आया, इसको कोई कानून बना दीजिए, रिक्वेस्ट किया, संसद बना देगी उनके लिए। और कोई अन्य राज्य चाहे कि हम इसको स्वीकार करें, स्वीकार कर लेगी। तो यहाँ भी घूम फिर के मामला वही आया कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। ये बस है कि ये किसके कहने पर? खुद राज्यों के कहने पर। जनरली राज्य ऐसा करते नहीं, जनरली राज्य ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रावधान किया गया है कि अगर ऐसा करते हैं तो फिर संसद कानून बनाएगी और बाकी लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, अगर चाहे तो। वो जबरदस्ती नहीं कि दो की कानून बनाया तो बाकी 26 स्वीकार करें, उनकी इच्छा पर है, चाहे तो स्वीकार करें चाहे तो ना करें। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 252। चलिए 253, 253। टू फिफ्टी थ्री भी इंपॉर्टेंट है। तो 253 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित कराने जैसे मान लीजिए कि भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ कि कहा गया कि भाई बिहार में हम एक मान लीजिए सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, नेपाल सरकार ने कहा, एक एग्रीमेंट हुआ। अब पता चला बिहार सरकार बोले हम जमीन ही नहीं देंगे आपको प्लांट के लिए, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय करार है उसको प्रभावी करना है, तो उसके लिए जमीन, लैंड स्टेट के पास पावर होती है, तो संसद चाहे तो उस पर भी कानून बना सकते हैं। तो मान लीजिए बांग्लादेश से कोई समझौता हुआ कि वेस्ट बंगाल की सीमा में कुछ प्लांट लगाना है या कुछ करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया। या कोई अमेरिकी कंपनी है, उसने कहा कि भाई हमको बांग्लादेश में, अरे वेस्ट बंगाल में इतनी ज़मीन चाहिए, इसमें हमें ये प्लांट लगाना है या कोई भी काम करना है, बट डैम बनाना है मान लीजिए, तो उसके लिए राज्य सरकार मना नहीं करेगी कि भाई ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, हम आपको पावर नहीं देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्टिव बनाना है। तो उसलिए भी स्टेट लिस्ट, फिर वही घूम के कि उस मामले में भी स्टेट लिस्ट के कानून, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। मतलब सब में लास्ट में घूम फिर के वही आ जा रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, जो एग्रीमेंट्स है उसको लागू करना है। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, संसद किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, संसद, द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ, संसद किसी अन्य देशों के साथ की गई किसी संधि, कौमा करार, करार एग्रीमेंट हाँ एग्रीमेंट, करार या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, पार्लियामेंट हैज टू पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया
for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty agreement or convention with any other country or countries। समझ गए? तो उसमें कानून बनाने की शक्ति किसकी हो जाती है? संसद की। ठीक, चलिए अगला अनुच्छेद है 254। 254 सिंपल है, पहले आपको समझा चुके हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में क्या है? असंगति है। तो वही बात कि जब असंगति है तो फिर क्या होगा? माना किसका जाएगा? केंद्र, कि सीधे टकरा गए। सिंपल है, माना जाएगा। और जनरली ये जो टक्कर होती है वो कंकरेंट वाले पर होती है, समवर्ती पर होती है। जनरली केंद्र राज्य वाली सूची पर नहीं घुसता है, राज्य का तो कोई मतलब ही नहीं जाने का। झगड़ा कहाँ होता है? कंकरेंट पर। समवर्ती पर क्योंकि दोनों कानून बनाते हैं, एक ही पर दोनों कानून बना रही है, भिड़ंत हो गई। तो सिंपल से भिड़ेंगे तो माना किसका जाएगा? केंद्र का, सीधा। तो बताना, हर मामले में आप घूम फिर के देखेंगे, मिला जुला के निष्कर्ष एक ही निकलेगा कि राज्यों की कोई हैसियत नहीं। सीधी बात, सारी ताकत किसके पास है? केंद्र के पास। ठीक है, तो विधायी प्रक्रिया में कुल मिला जुला के यही आ गया कि हर अनुच्छेद का अंतिम मामला यही आएगा कि हर जगह केंद्र है। बताया ना कि हर मामले में, हर कंडीशन में यही मिलेगा कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना देगी, चाहे बहाना कुछ भी हो, चाहे कानून टकरा रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, समझौतों को लागू करना है, इमरजेंसी का बहाना हो, या राज्यसभा ने राष्ट्रहित में दिया हो, या राज्य खुद से कह दे। जनरली खुद से कहेंगे नहीं, कहने की जरूरत क्या है? सब खुद ही इतना मामला पड़ा हुआ है, खुद से बेचारा क्या कहेगा? सारे मामले में आप क्या देख रहे हैं? सब केंद्र के पास। तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को लगाना हो, चाहे राज्य समझौता करके भेज रहे हैं, या राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा कह रही है, या इमरजेंसी है, हर मामले में वही है। ठीक, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कुल मिला के कि संसद ही सब कुछ करेगी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, कौन सा रिलेशन आएगा? प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, दूसरा। तो इसके ज्यादा आर्टिकल माने नहीं है, बस एक दो चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा लिखा हुआ है? 256। 256 में कुछ खास बात है नहीं, वही सिंपल सी बात है जो हम लोग डेली बात करते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन, राज्यों और संघ की बाध्यता। अब देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, इसको हम डिटेल में आपको पढ़ के बता देते हैं। The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and existing laws which apply in that state, and the executive power of the Union shall extended to the giving of such direction of states to a states as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। कि अब देखिए, प्रत्येक राज्य कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव जो आपको पढ़ाया राज्य में, इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और ऐसे विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू होए अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है? ऐसा प्रयोग करेगा जिसमें संसद द्वारा बनाए गए विधियों का ध्यान रखा जाए। यानी संसद ने ऑलरेडी कोई कानून बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, अब उसमें उंगली नहीं करना है राज्य को, कहने का मतलब ये, और उसका अनुपालन सुनिश्चित करे। प्रशासनिक का मतलब ऐसा नहीं कि प्रशासन आपका उसको रोक रहा है, मोदी जी की रैली हो रही है, अखिलेश यादव बोलेंगे जगह ही नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि पंजाब में जब चुनाव हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर गया और पता चला कि फ्लाईओवर पर जो है कि किसानों ने जाम लगा दिया,
इंक्वायरी हुई, वे कैसे हो गया, इतना कैसे हो गया भाई? राज्य सरकार ने सुरक्षा के सही प्रबंध नहीं किए, प्रशासन आपका ठीक नहीं, अब राज्य को जवाब देना पड़ेगा उसका, क्योंकि सारी चीजें केंद्र के ही हिसाब से उनको एडजस्टमेंट करके चलना है। तो व्यवस्था भी ऐसी बनाएंगे कि केंद्र का कोई उल्लंघन न हो। समझे? केंद्र का उल्लंघन कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि आप पता है ना, हमारा फेडरल सिस्टम सेंट्रल ओरिएंटेड, तो उसमें हर जगह कॉम्प्रोमाइज किसको करना होगा? राज्य को। भाई केंद्र ने काम कर दिया, अब आप ऐसा काम मत कीजिए कि उसमें कुछ रुके। ठीक है? तो जो चीज वहां पर हम लोग देख रहे थे लेजिस्लेशन में, वही चीज एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ भी भारी कौन पड़ रहा है? केंद्र भारी पड़ रहा है। दूसरा देखिए, अब दूसरा साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इतने एक बार लिखा भी है, लिखा भी है। अब वो दशा देखिए ढेर सारी है, वो दशा कम से कम आधे पेज में है। ठीक, अब देखिए दशा क्या है, आपको पढ़ के बता देते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अभी जो ऊपर पढ़ा सेम वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस ये है कि अड़चन नहीं डालना है। किसको? राज्य को। किसमें? केंद्र में। फिर लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक होगा जिनका राष्ट्रीय सैनिक महत्व का होगा, और उसमें निर्देश घोषित किया गया कि अगर संचार कम्युनिकेशन के लिए कुछ करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, सड़क पुल बनाना है, तो उसके लिए संघ क्या करेगा? राज्यों को निर्देश देगा कि आपको ये काम करना है, और राज्य उसको मानेंगे। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निर्देश देने तक होगा। रेलवे केंद्र का है, रेलवे किसका है? सेंट्रल का है, लेकिन गुजर कहाँ से रही है? तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा कीजिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो दोनों का रेशियो होता है उसमें, तो उसको क्या करना है? सुरक्षित करना है ना, कि भाई आप रेल का संरक्षण करेंगे। इसलिए हर राज्य के क्या होते हैं? आरपीएफ बनाया जाता है, रेलवे प्रोडक्शन हर राज्य का बनता है। हाँ, तो वो राज्य की तरफ से क्या करेंगे? रेलवे ट्रैक की और रेलवे की जो संपत्तियां हैं बाहर से, उनकी रक्षा करेंगे। ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य को। कि केंद्र का संचार है, लेकिन रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा, और केंद्र इसको समय समय पर क्या करेगा? निर्देश देगा। ठीक है, जहां खंड 2 के अधीन ऊपर जो आपको बताया कि सैनिक या राष्ट्रीय महत्व का कोई निर्देश है कि संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने में किसी रेल संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में राज्य को दिए गए किसी निर्देश के पालन में खर्च से अधिक खर्च हो गया है, जो ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है, तो राज्य के सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता, वहां उस राज्य को इस प्रकार किए गए खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे संदाय किया जाएगा। कि भाई खर्चे के लिए कहा गया, और जितना कहा गया खर्चा थोड़ा सा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो फिर भारत सरकार उसको क्या करेगी? भुगतान कर देगी। दीजिए, आपने ज्यादा खर्चा कर दिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे? भुगतान कर देंगे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अगर कुछ मान लीजिए कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि राज्य ने कहा कि भाई इतना खर्चा नहीं, इतना खर्चा हो गया, तो फिर जो सीजीआई कहेगा उसके हिसाब से केंद्र उसको क्या करेगा? फंड दे देगा। समझ गए? तो ये सब दिया गया है कि जो फोर्सेस है, जैसे आर्म फोर्सेस है ना, सशस्त्र बल है, हर शहर में आप देखिए सेना का अपना होता है ना, कैंटोनमेंट एरिया होता है बड़े बड़े शहरों में, तो ये सब राज्यों की ही जमीन पर तो है। सब किसकी जमीन है? राज्यों की। तो केंद्र का है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। ठीक, चलिए इसके अलावा कुछ देखिए, कुछ थोड़ी सी ढील दी गई है 258 में। 258 क्या है? कि अगर संघ को लगता है कि नहीं, कुछ जगह ऐसी है जो केंद्र की है और राज्यों को वो देना चाहते हैं, तो सशर्त या बिना शर्त दे सकते हैं। यानी वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसका है? केंद्र का है।
लेकिन केंद्र चाहे तो राज्यों को शर्त लगा के दे सकती है कि अच्छा ठीक है आपको हम दे रहे हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। लिखा हुआ है, राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय के संबंधित कृत जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंपे दे सकता। तो फालतू की जिम्मेदारियां होती है वही पकड़ाते हैं कि लो भाई थोड़ा हमारा भी काम कर दो। ठीक है, हो गया। चलिए इसके अलावा 260 देखिए, 260 क्या है? भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता। ठीक, देखिए तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर से अगर कोई समझौता हुआ और उसके लिए व्यवस्थाएं राज्य क्षेत्र में बनानी है तो उसके लिए संघ राज्य को निर्देश करेगा। प्रशासन, जैसे वहां पर आपको बताया था, विधायी मामलों में निर्देश देगा, यहाँ पर प्रशासनिक मामलों में निर्देश देगा कि भाई आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि हमने बाहर से समझौता किया है, संधि किया है और आपको इस पर काम करना है। ठीक, इसके अलावा अनुच्छेद 261 है, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई है, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पब्लिक कार्य हो रहे, जो भी रिकॉर्ड हैं, जो भी अभिलेख, अब डॉक्यूमेंट आया भारत सरकार की तरफ से, गजट आया, अब पता चला बंगाल सरकार बोले हम इसको नहीं मानते। नहीं मानते हो कहने से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार ने कहा है तो वो मान्य होगा, और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की, कि उसको आप मान्य करवाइए। जो आदेश आया, बोले केंद्र सरकार ने आदेश दिया, राज्य मान नहीं रही। देखिए इसमें आज साफ साफ लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, या तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए 261 में 261, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन। 261 लिखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कौमा संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, कौमा अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को, और न्यायिक कार्यवाहियों को, न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास, न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, टू पब्लिक एक्ट्स, ACTS एक्ट्स, कॉमा रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स of the union of every state, of the union of every state। समझ गए कि जो भी सरकारी, बोलते हैं ना सरकारी कागज है, अब सरकारी कागज है तो पूरा विश्वास होगा, पूरी मान्यता होगी, चाहे वो भारत सरकार की हो, राज्य सरकार का तो अपना होगा ही होगा। भाई भारत सरकार राज्य में तो देखने आ नहीं रही, लेकिन अगर भारत सरकार ने दिया तो राज्य भी अपना करवाएगी, और भारत सरकार का भी जो भी अभिलेख है, रिकॉर्ड है, जो भी जुडिशियल एक्टिविटीज है, सबको पूरा क्या दिया जाएगा? विश्वास और मान्यता। बोलते ना, सरकारी कागज है। तो किस अनुच्छेद से वैलिडिटी मिलती है दोस्तों? हालांकि ध्यान रखिएगा, ये प्रशासनिक संबंध में ये सब कभी अनुच्छेद एग्जाम में नहीं आएंगे, अब तक नहीं आए। अब ये नहीं कह सकते कि आए, नहीं आएंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता, अब तक ये सब नहीं आए। केवल आया कौन सा था? लेजिस्लेटिव वाला, 248, 249, 250, 251, इस तरीके से। समझ गए? ये नहीं आए हैं, ये बस आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम में अभी तक आया नहीं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा 262 आपने सुना होगा,
नदी जल बंटवारे को लेकर झगड़ा होता है? नहीं नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतरराज्यीय लिखा हुआ, इंटर स्टेट। जैसे SYL आपने सुना होगा, सतलुज जमुना लिंक है, या कावेरी जल विवाद होता है, अक्सर साउथ में झगड़ा करते रहते हैं। तो इसका न्याय निर्णय कैसे होगा, लिख लीजिए 262। दो सौ बासठ। तो 262 में क्या लिखा हुआ है? समझ गए? तो इनका न्याय निर्णय कैसे होगा? ट्रिब्यूनल के माध्यम से अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। तो इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगी कौन? लेकिन केंद्र सरकार। लिख लीजिए, जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत अंडर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जल विवाद अधिनियम 1956, अंडर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड एस्टेब्लिश्ड ट्रिब्यूनल, केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। कुड एस्टेब्लिश्ड ट्रिब्यूनल विवादों के समाधान के लिए किसकी स्थापना कर सकती है? न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। तो इसके लिए एक्ट बना दिया गया है कि स्थापना कौन करेगा? अगर विवाद होता है तो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा? संसद। तो नदियों के या नदी दोनों के विवाद के मामले में कौन सा आर्टिकल काम करता है? 262। ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और ट्रिब्यूनल फैसला देगा। ठीक। अभी तक हालांकि बताया ना कि ये सब सवाल पूछे नहीं गए। हाँ, ये आएगा 263 इंपॉर्टेंट है। 263, 263। तो 263 क्या है? प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। वो कितने बजे जाना है वहां पे? कितनी देर में पहुंच जाओगे? तो बस इसको खत्म करके खत्म करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। तो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि अंतरराज्यीय परिषद किस आर्टिकल में है? 263। ठीक। अब अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कौन हो करेगा? राष्ट्रपति। लिख के, फॉर्म बाय प्रेसिडेंट, गठन राष्ट्रपति द्वारा। इस अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष का मतलब कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब इसके सदस्य में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, PM प्लस 6 कैबिनेट मंत्री। और ध्यान रखेंगे, ये जो 6 कैबिनेट मंत्री हैं, इसमें ब्रैकेट लगा लिखे इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी होता है। ठीक। प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्लस केंद्र शासित राज्य जितने भी हैं उनके प्रमुख जो होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या चीफ कमिश्नर एडमिट, वो सब शामिल होंगे। तो लिखिए, गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। सदस्य कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री प्लस 6 कैबिनेट मंत्री, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर लिखिएगा, गृह मंत्री, गृह मंत्री समेत। प्लस जितने भी राज्य हैं सभी के क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, प्लस केंद्र शासित राज्यों के प्रमुख, हेड्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्यों के प्रमुख। ठीक है।
हो गया। अब देखिए होम मिनिस्टर इसलिए है कि इनकेस, हालांकि अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा, गृह मंत्री। समझ गए? तो लिखे प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री। इसलिए होम मिनिस्टर अनिवार्य रूप से इसमें होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द होम मिनिस्टर विल लीड द इंटर स्टेट काउंसिल। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री ध्यान रखेंगे। ये सब बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखने हैं आपको। तो इसीलिए आपको पता है कि जो 6 कैबिनेट मंत्री होंगे उसमें एक गृह मंत्री जरूर होगा। तो इनमें कहा गया कि वर्ष में एक बैठक क्या होगी, अनिवार्य होगी। तो देखेंगे कि हर साल प्राइम मिनिस्टर सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, 10 अक्टूबर 1990, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह। तो उन्हीं के समय पहली बैठक हुई। ठीक है। हो गया। तो साल भर में एक बार इंटर स्टेट काउंसिल अनिवार्य रूप से बैठती। अब ये जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इंटर स्टेट काउंसिल होती है, ये है क्या, ये एक तरीके से केंद्र और राज्य के मध्य में क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है और स्टेट गवर्नमेंट कितनी है, 28 है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 है। तो 28 से कितना हो गया, 34। तो केंद्र शासित राज्यों में तो हालांकि दिक्कत नहीं होती, कहीं कहीं जैसे दिल्ली में परेशानी हो जाती है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होती है, राज्यों में। और उन राज्यों में होती है जिन राज्यों में कि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी, झगड़ा वही हो जाता है। तो हमारे यहाँ राजनीतिक गतिरोध तो इतने ज्यादा हैं कि अगर न सुलटाया जाए तो सब मारामारी कर लेंगे आपस में। पिछली बार आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी कहा ना कि प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने का मन करता है, थप्पड़ मार के चले जाए, मारामारी सब कर जाएंगे, इतनी बदतमीजी होती। और क्या, ये खुले मन से बोली थी वो। सब सही गलत बात उससे नहीं है, राजनीतिक गतिरोध इतना ज्यादा है कि कुछ भी कर सकते हैं, कम कोई भी नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई कि कम से कम साल भर में एक बैठक हो, कि आमने सामने कम से कम शकल तो देख लो। भाई आपकी आपसी लड़ाई में जनता का क्या नुकसान, क्यों नुकसान करेंगे भाई, आपको लड़ने के लिए तो भेजा नहीं गया है। आपको भेजा किसके लिए गया है, शासन चलाने के लिए। भाई आप जनता काम कीजिए, अपने पर्सनल दुश्मनी खुन्नस क्यों निकाल रहे हैं। आपकी पार्टी जीते आपकी पार्टी हारे, इसमें जनता का क्या है। भाई जो सत्ता में है चुन के आया है, तलवार लेके तो बैठा नहीं है, टैंक लेके तो चढ़ नहीं गया पार्लियामेंट पर। या राज्य विधानसभा में भी ऐसा तो है नहीं कि बंदूक लेके चढ़ा बोले हम मुख्यमंत्री हैं। तो उसको किसने चुना, पब्लिक ने चुना। तो आप जब जनता मालिक है तो फिर जनता ने जो कहा उसको आप मानिए, पर्सनल खुन्नस क्यों निकाल रहे हैं। पार्टी में यही होता है। तो इसलिए कहा गया कि साल भर में एक बार बैठिए और जो भी विवाद हो आप रखिए और उसका समाधान पाइए। हालांकि ये भी एक तरफा ही होता है। आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो जो अपने पार्टी वाले होते हैं, जो तारीफ करने वाले होते हैं, उनको मौका देंगे, जो बाकी वाले हैं उनको बोलने ही नहीं देंगे, जाने दो, बोलना ही नहीं, हटो खत्म करो। तो वो सुनेंगे ही नहीं। बस ये है कि बस एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि हाँ मीटिंग हो गई। और इसका काम यही है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा। इसका कार्य लिख लीजिए, किसका, अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य फंक्शन क्या होगा, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समन्वय। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समन्वय, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, to resolve the dispute between central and state। ठीक है। तो बस ये किस लिए है, समन्वय स्थापित करने के लिए है कि बता देंगे ये है भाई, ज्यादा झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस ये शकल दिखाने के लिए। जैसे बताया कि कई सारे आयोगों ने कहा कि भाई शुरुआत में इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होती ही नहीं थी, बना ही नहीं गया, केंद्र अपने मन से चले, राज्य अपने मन से। तो वही जो सरकारी आयोग ने कहा कि भैया इंटर स्टेट काउंसिल बना तो दो यार, संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 263 में लिखा हुआ है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये संवैधानिक चीज नहीं करते थे।
तो सोचिए सन 50 से संविधान लागू हुआ और पहली बार बैठक कब हुई? 1990 में, 40 साल बाद। 40 साल बाद यह आया कि संविधान में 263 भी है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक एक बार हो जानी चाहिए। तो ये बस स्टेट, ये आयोगों ने कहा कि भैया लिखा हुआ है, आप बैठक तो कीजिए, बात तो कीजिए, आप आपस में मारामारी कर रहे हैं आप लोग। अब बताए तक दिक्कत कहाँ होती, अलग अलग पार्टियां हो जाती। तो इसीलिए कहा गया कि इनके बीच एक समन्वय बनाया जाए, समझौता करा जाए, ताकि आपस में लोग विवाद न करें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। तो ये प्रशासनिक संबंध है। अब आ जाइए वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन भी एग्जाम में आपके नहीं आएंगे, इस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। बस कुछ अनुच्छेद है छोटे छोटे, ये आपको देख लेना है। बस अनुच्छेद एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक, कुछ है नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अभी के लिए रखते हैं।